नमस्कार। रविवारीय पुस्तक श्रृंखला जो कि बीच में किन्हीं कारणों से बंद थी, आज वापस जो है अपने श्रृंखला में वापस लौट आई है और आज 11वीं कड़ी को लेकर के हम आप सबके सामने उपस्थित हैं। और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत जो है डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण जी से होती है, तो उन्हीं के पास ले चलेंगे और बाकी जो हमारे संचालक हैं वो आपको वक्ताओं से परिचय करवाएंगे। और फिर जो है इस कार्यक्रम के दौरान ही जो है हम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की सेहत के लिए जो है एक शुभकामना का कार्यक्रम भी करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि कार्यक्रम के बाद भी जुड़े रहें। और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए मैं आपको लिए चलता हूं डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण जी के पास। सर, आपका बहुत स्वागत है और सभी वक्ताओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। आज हिमालय धरोहर न्यास की तरफ से ये जो हम प्रति सप्ताह डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की रचनाओं पर पुस्तक वार्ता का कार्यक्रम कर रहे थे, कोरोना के कारण हम लोगों को इसे स्थगित करना पड़ा। लेकिन आज सौभाग्य है, बहुत पवित्र दिन है आज पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए। आज गंगा दशहरा है। आज के ही दिन गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी सगर के पुत्रों का कल्याण करने के लिए। भगीरथ गंगा को लाए थे। और मैं आज जो शुरुआत करूंगा, निशंक जी की एक बहुत बहुत प्रसिद्ध कविता है जिसमें गंगा के लिए उन्होंने एक छंद लिखा है। गंगा के लिए निशंक जी का वो छंद मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। कल कल निनाद करती गंगा, कल कल निनाद करती गंगा, जीवन संगीत सुनाती है। कल कल निनाद करती गंगा, जीवन संगीत सुनाती है। ऊंचे नभ से हरि के नख तक, ऊंचे नभ से हरि के नख तक शिव की अलकों पर आती है। धरती के सुंदर समतल में, धरती के सुंदर समतल में गति का संदेश बहाती है। अब आप देखिए, 6 पंक्तियों में निशंक जी ने शरयवेती का संदेश भी गंगा के माध्यम से हम लोगों को दे दिया है। आज कोरोना की इस महामारी से निजात पाने के बाद हम 11वीं अपनी श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। और 11वीं श्रृंखला में हम लोगों ने आज डॉक्टर निशंक के जिस कहानी संकलन को आधार बनाया वो है टूटते दायरे। के दायरे की कहानियों पर आज विचार करने के लिए हमारे इस वार्ता कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर निरंजन कुमार, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं, स्तंभकार हैं और सच कहूं तो मेरे बहुत प्रिय हैं। मैं उनकी लेखन कला से बहुत प्रभावित हुआ हूं, उनके संस्कारों से बहुत प्रभावित हुआ हूं। और इसीलिए मैं चाहता था कि जब तक अध्यक्ष नहीं आए तब तक इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम ना करें। निरंजन जी आ गए, मैं स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। धन्यवाद गुरु जी। आज हमारी मुख्य वक्ता के रूप में केरल से संस्कृत, हिंदी और मलयालम की और भी भाषाएं दक्षिण की उनकी विदुषी हैं प्रोफेसर श्रीलता विष्णु, जो शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय केरल में उसमें हिंदी विभाग की प्रोफेसर हैं। मैं उनसे बहुत पहले मिला हूँ। उनकी प्रतिभा से, उनकी लेखन कला से और उनके समर्पण से मैं विशेष रूप से प्रभावित रहा हूँ। वक्ता के रूप में हमारे पास 2 विद्वान हैं, डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र जो KM अग्रवाल कॉलेज कल्याण महाराष्ट्र से हमारे साथ होंगे। दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर किरण खन्ना जो DAV कॉलेज अमृतसर में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। किरण खन्ना भी मुझे बहुत समय से संपर्क में है और मैंने उनको पाया है कि वे बहुत समर्पित हिंदी की सेविका के रूप में, साधिका के रूप में कार्य कर रही हैं। और आज के हमारे कार्यक्रम का संचालन करेंगे डॉक्टर योगेश रस्तोगी जो लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली में कार्यरत हैं। आप देखिए कि आज का ये कार्यक्रम, आज का हमारा कार्यक्रम दिल्ली से अमृतसर पंजाब होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए केरल तक पहुंच रहा है। और इस प्रकार हम उत्तर और दक्षिण का एक ऐसा संपर्क कर रहे हैं, का संयोग हमारे बीच आ रहा है कि हम
इस बात को लेकर प्रसन्न हैं कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो अपनी जीवट के बल पर लगभग 11-12 दिन आईसीयू में रहने के बाद अभी 4 दिन पहले प्राइवेट वार्ड में एम्स में आए हैं। और कल उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि गुरुजी सभी लोगों को जो जिन्होंने मेरे प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की हैं सबको मेरी कृतज्ञता पहुंचा दीजिएगा। आप ये देखें, कोई केंद्रीय मंत्री संभवतः ऐसी बात ना कहे कि उसके प्रति अगर शुभकामनाएं हुई वो कृतज्ञता पहुंचाए। ये केवल एक साहित्य साधक, केवल एक कवि मन, उदार मन ऐसा व्यक्ति ही कह सकता है कि जिसने भी उनके प्रति शुभकामनाएं दी हैं वो सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शतजीवी हो, चिरंजीवी हो, इस कामना के साथ हम इस वार्ता के पश्चात उनके लिए शुभकामना का एक कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। मैं अपनी बात उन्हीं की 4 पंक्तियों से कर रहा हूं। टूटते दायरे कहानी संकलन में निशंक जी ने अपनी बात के संदर्भ में लिखा है, संघर्ष और चुनौतियों से जो रिश्ता हमारे जीवन का है वही रिश्ता एक सार्थक साहित्य का भी है। जीवन का है वही रिश्ता एक सार्थक साहित्य का भी है। प्रतिबद्धता की मशाल जलाए निरंतर अन्याय और अंधेरे से जूझना, इन दोनों का धर्म है। जीवन और साहित्य तभी सार्थक है जब ये जनोन्मुखी और जन सरोकारी हों। तात्पर्य है कि डॉक्टर निशंक अपने पूरे साहित्य को जनोन्मुखी और जन सरोकारी बनाना चाहते हैं। किसी वाद की कैद में वो कभी कैद नहीं हुए, वो किसी वाद से कभी बंधे नहीं। उनके लिए समाज, उनके लिए उनका देश, उनके लिए उनका पहाड़, यही उनके लिए सब कुछ है। और इसीलिए उनकी कहानियों में आपको संवेदनाएं मिलेंगी, उनकी कहानियों में जीवन मूल्य मिलेंगे, उनकी कहानियों में आप वो धड़कन पाएंगे जो मानवीय रिश्तों को बनाती हैं। वो रिश्तों को बनाना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते। वो एक छोटे से गांव से आए हैं और महानगर में आज हैं, तो महानगर की जो विभीषिका उन्होंने देखी है, जो अपने पहाड़ की कठिनाइयां उन्होंने देखी हैं, उन दोनों को एक साथ जोड़ते हुए वो बताना चाहते हैं कि साहित्य अगर बनता है तो संवेदनाओं से बनता है। संवेदनाएं साहित्य को बनाती हैं। अगर ऐसा ना हुआ होता तो वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा, पंत जी कभी ना कहते। और आप मानिए तो पंत जी भी उसी देवभूमि से आते हैं जहां से डॉक्टर निशंक आते हैं। इन कहानियों के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं कह दिया करता था तो मेरे कुछ साथी कहते थे कि जब अरुण जी इतना कहते थे तो हमारे लिए कुछ बचता नहीं। आज मैं किसी कहानी पर कोई बात नहीं कहूंगा, हालांकि मैंने लगभग सारी कहानियां पढ़ी हैं और मूल उनका यही है कि वो जीवन की सार्थकता के लिए जीवन मूल्यों की उपस्थिति साहित्य में अनिवार्य मानते हैं। साहित्य को जनोन्मुखी होना मानते हैं, साहित्य को जन सरोकारों से जोड़ा मानते हैं। तो आज इन्हीं बातों के साथ मैं अपने अध्यक्ष महोदय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मुझे विश्वास है कि जो लोग हमारी इस वार्ता से जुड़ेंगे इसकी सार्थकता से अपने आप को लाभान्वित भी पाएंगे और अपने आप के जीवन में जो उनका अनुभव है उसमें हमें अवश्य उनके अभिवृद्धि महसूस करेंगे। आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए मैं अध्यक्ष महोदय से ये निवेदन करूंगा कि वे इस कार्यक्रम की शुरुआत होने की आज्ञा प्रदान करें। धन्यवाद गुरुजी, आप ही कार्यक्रम के सब कुछ है, तो मेरी ऐसी कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि आपका आदेश है तो औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत है। लेकिन फिर भी गुरुजी के आदेश के बाद मैं अनुरोध करूंगा कार्यक्रम के संचालक श्रीमान योगेश जी से कि कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी दूल्हे तो आप ही हैं, मैं अध्यक्ष का पिता हो सकता हूँ, दूल्हे का पिता हो सकता हूँ, इसलिए मैंने भूमिका बना दी। लेकिन आज के अध्यक्ष आप हैं, इसीलिए मैं भी आपकी अनुमति से ही बोल रहा हूँ। आपके बिना कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। नमस्कार। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज 20 जून 2021 की रविवारीय पुस्तक वार्ता श्रृंखला की 11वीं कड़ी में आमंत्रित व सम्मिलित मर्मज्ञ विद्वान
आलोचक व सुधीजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस वार्ता श्रृंखला के संरक्षक व शिल्पकार डॉक्टर योगेंद्रनाथ शर्मा अरुण जी का, जिनकी प्रेरणा, मार्गदर्शन व कुशल नेतृत्व में वार्ता की आज 11वीं कड़ी का आयोजन हो रहा है। और ऐसी कामना करता हूँ कि आपके नेतृत्व में ऐसे ही सफल कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आज की कड़ी में हमारे विद्वान, शिक्षक, साहित्यकार, आलोचक व हम सभी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के कहानी संग्रह टूटते दायरे पर वार्ता के लिए उपस्थित हैं। टूटते दायरे निशंक जी की 17 कहानियों का संकलन है। संग्रह के बारे में लेखक ने स्वयं कहा है कि टूटते दायरे हमारे बदलते समाज की त्रासदियों का आईना है। समाज में क्षरित होते मूल्य, रिश्तों की चुपती उष्मा, दम तोड़ती संवेदनाओं व तमाम अन्य विडंबनाओं ने मुझे इस कदर झकझोरा कि मन में उमड़ता घुमड़ता ज्वार इन 17 कहानी के संग्रह के रूप में फूटा। निशंक जी की कहानियों में समाज के मूल्य क्षरण, पारिवारिक विघटन, मरती संवेदनाएं व दम तोड़ते रिश्तों की विडंबनापूर्ण स्थिति के अवलोकन व चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र जी को। डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र। सर मैडम को ले लीजिए, अभी उनका नेटवर्क बिजी हो रहा है तो उस वजह से वो फोन लग नहीं रहा है शायद मेरा। तो अब श्रीलता जी को ले लीजिए। हाँ, किरण जी को ले लीजिए आप। ले कोई भी सर नहीं बोले, श्रेष्ठा जी, श्रीलता जी बोलने पहले। मेरी मेरी किरण आ गई है जी। मैडम किरण आ गई तो किरण श्रीलता में जो चाहे वो कर ले। आज आपसे ही शुरुआत होगी, बहुत अच्छा लगेगा हमें। प्रोफेसर श्रीलता विष्णु जी। नमस्ते। मैं अनुरोध करूंगा, एक मिनट क्षमा चाहूंगा श्रीलता जी। योगेश जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वक्ता के आरंभ होने के पहले कम से कम संक्षेप में 4-5 पंक्तियों में उनका परिचय जरूर कराने का कष्ट करें। सर, ये परिचय उपलब्ध कराया नहीं गया था, तो मेरे पास आपके अलावा और लोगों का परिचय मेरे पास सिर्फ इतना ही है जितना पोस्टर में। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोई बात नहीं। असल में यहाँ तो परिचय इनकी वाणी स्वयं दे देगी, आप देखते चलिए। श्रीलता विष्णु सचमुच में विदुषी हैं, और मैंने ये आपसे तो कहा पता था है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, दक्षिण की भाषा में इन्होंने निशंक जी की 1-2 रचनाओं का मलयालम में अनुवाद किया है। ये हमारे हिंदी जो हमारा केंद्रीय हिंदी संस्थान, उससे सचमुच में विदुषी हैं। श्रीलता, आप बताएं, अपना व्याख्यान शुरू करें। जी जी, नमस्ते। कार्यक्रम के संरक्षक समाराध्य परम श्रद्धेय प्रोफेसर योगेंद्रनाथ शर्मा अरुण जी, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, डॉक्टर सत्यभान सिंह, इसके प्रायोजक हिमालय विरासत ट्रस्ट, स्थायी ब्लू बुक्स, सबसे ऊपर विख्यात रचनाकार माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर निशंक जी, सबको डॉक्टर श्रीलता विष्णु का प्यार भरा नमन। हमारा पूरा भारत तो कोविड महामारी के चपेट में आया हुआ है, और निशंक जी भी कुछ इस पर कुछ बीमार ही है अब। तो हम जल्द प्रार्थना करेंगे कि वे जल्द ठीक हो जाए। तो तब इस प्रकार का सारस्वत अभियान ही मन को शांति प्रदान करता है। आदरणीय डॉक्टर अरुण जी की पंक्तियों से ही मैं वक्तव्य प्रारंभ करूंगी। कभी निराशा घेरे मन को, आशाओं के दीप जलाओ, दुविधा की सर्पिणी दिखे जब विश्वासों की बीन बजाओ। आपके कारण ही मैं डॉक्टर निशंक जी की और उनके रचना संसार में कदम रख पाई हूँ। उनकी सद्भावना के कारण ही मैं टूटते दायरे कहानी संग्रह का अपनी भाषा में यानी मलयालम में अनुवाद कर सकी हूँ। इस अवसर पर मैं उन्हें कोटिशः धन्यवाद अदा करती हूँ। देखिए,
हम ऐसा हम हमेशा बताते हैं और पुराणों में भी बताया गया है, अपारे काव्य संसारे कविरेका प्रजापति यथास्मे रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। साहित्यकार अपने युग का प्रतिनिधि ही नहीं, पथ प्रदर्शक भी होता है। वह वर्तमान का सांस्कृतिक नेता और भविष्य का निर्माता है। अतः विश्व जीवन के धरातल पर खड़े होकर समूचे मानवता के सुख कल्याण के लिए साहित्यकार को अपनी काव्य प्रतिभा का निर्माण करना चाहिए। साहित्य की ऐसी दृष्टि, ऐसा दर्शन डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की रचनाओं को सफल बनाता है। उत्तराखंड का सपूत, वरिष्ठ राष्ट्र सेवी, कर्मठ राजनीतिक नेता, संवेदनशील साहित्यकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी को विधाता ने भावेत्री और कार्यत्री दोनों प्रतिभाओं से समालंकृत किया है। तो से अधिक प्रकाशित पुस्तकों के स्वनामधन्य डॉक्टर निशंक जी राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ साहित्यिक क्षेत्र में भी बहुचर्चित, स्थापित और सम्मानोपार्जित व्यक्तित्व है। साहित्य के गवाठ से समाज के भीतर उत्सुकता से झांकने वाले डॉक्टर निशंक जी की सारी रचनाएं उनके संवेदनशील हृदय का प्रतिनिधित्व करता है। जब पहली बार माननीय मंत्री महोदय का कहानी संग्रह जो आज हमारी चर्चा का विषय है, टूटते दायरे, तो ये टूटते दायरे मलयालम भाषा में अनुदित करने हेतु मेरे हाथ सबसे पहले यह पुस्तक लगी। तो मैंने इन कहानियों को बड़े चाव से पढ़ी। जब कहानियां पढ़ने बैठी तो इतनी मार्मिक लगी कि आगे की कहानियां भी एक ही दिन ही पढ़ डाली। सच में पुस्तक हाथ में ली तो उसे बिना समाप्त करके नीचे रखने का मन न लगा। साहित्यकार अंतर्दृष्टि संपन्न है, यह विशेषण निशंक जी पर पूरी तरह जंचता है। भिन्न रुचिर ही लोकः, ऐसा हम कहते हैं। तो ऐसे होते हुए भी लोक कल्याण हित कार्यों में भिन्नता की कोई गुंजाइश ही नहीं। डॉक्टर निशंक जी के उपन्यास शिखरों के संघर्ष का विमोचन करते हुए हमारे गुरुवर प्रकांड भाषाविद डॉक्टर योगेंद्रनाथ शर्मा जी ने अपनी बात यूं रखी है। डॉक्टर निशंक एक सफल कवि एवं साहित्यकार के साथ ही साथ एक सफल राजनीतिज्ञ भी हैं। राजनीति के साथ साथ लेखन के ऊंचे पायदान पर पहुंचना कोई सरल कार्य नहीं है। वाणी प्रकाशन द्वारा सन 2010 में प्रकाशित कहानी संग्रह है टूटते दायरे। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की यह एक अमर कृति है। सन 2012 में ही इनका दूसरा संस्करण भी निकला था। यह इस कृति की लोकप्रियता का परिचायक है। देखिए, अब तक उनके 15 से ज्यादा कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अपनी मानवतावादी दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए उन्होंने अपनी बात में यूं स्पष्ट किया है। टूटते दायरे हमारे बदलते समाज की त्रासदियों का आईना है। समाज के क्षरित होते मूल्य, रिश्तों की चुकती ऊष्मा, दम तोड़ती संभावनाओं व तमाम अन्य विडंबनाओं व विद्रूपताओं ने मुझे इस कदर झकझोरा कि मन में उमड़ता घुमड़ता ज्वार इन 17 कहानियों के संग्रह के रूप में फूट पड़ा। इस कहानी संग्रह की हर एक कहानी, प्रत्येक कहानी के भीतर समाज के लिए गहरी सीख छिपी हुई है। एक संवेदनशील साहित्यकार, एक समाज सेवी भल मानुष का मन पूर्णतः इन सारी कहानियों में भासित होता है। निशंक जी की कहानियों से गुजरकर सबसे प्रथम जो अनुभव होता है
वह है आम आदमी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। इन कहानियों में सामाजिक जीवन की यथार्थता के साथ साथ सहज मन की सहज अभिव्यक्ति मुखरित हुई है। प्रत्येक कहानी का ध्येय देश और काल के साथ साथ निरंतर बदलते हुए मानव मूल्यों और मानवीय व्यक्तित्वों को परिभाषित करना ही है। छोटे दायरे में संकलित जो 17 कहानियां हैं, उन 17 कहानियां वे 17 कहानियां मानवीय संवेदना को जगाने और संरक्षित संवर्धित करने का अनथक प्रयास है। कहानियां केवल कहानियां ही नहीं होती, वे जीवन का ऐसा सच होती है जो इंद्रधनुषी रंग लिए पाठकों के मन को कचोटने की क्षमता रखती है। जहां भी विसंगति है, विद्रूपता है, विडंबना है, अमानवीकरण है, वहां निशंक जी ने अपनी कहानियों से प्रहार किया है। ये कहानियां पाठकों को संवेदनात्मक और वैचारिक स्तर पर प्रभावित करने के साथ साथ अपने लेखों कलेवर में उन्हें मुक्त भी कर देती हैं। ये जीवन के वसंत पतझड़ और अंधेरे उजालों से अभिभूत कर मन की अतल गहराइयों में उतरती चली जाती हैं। हम तो जानते ही हैं भूमंडलीकरण को एक मंडी में तब्दील कर दिया है। तो ऐसे माहौल में करुणा, ममता, प्रेम आदि मानवीय भावनाएं मृतप्राय सा हो गई है। पूंजीपतियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उद्योगपतियों ने आम आदमी के भीतर एक नव संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। तो मौजूदा बाजारवादी समय के पति पत्नी संतान ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं ही मैं हूँ। विस्थापित मानसिक स्थिति का शिकार है उनकी जग की रीत नामक कहानी। उस कहानी की सुप्रिया जग की रीत को क्या हुआ है इस सत्य को खोलकर रख देती है कहानी। और उसी प्रकार बहुत सारी कहानियां हैं। 2-3 कहानियों का उदाहरण उस पर मैं कुछ बात बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास तो एक हम ऑनलाइन में ही अभी जुड़ते हैं, तो कुछ समयाभाव भी है। देखिए, और एक कहानी इस ये जग की रीत कहानी के अंत में अपने मानवतावादी आशावादी रुख रीत के उस रीति को कहानीकार ने यूं प्रस्तुत किया है। देखिए, क्यों ना तालमेल बिठाकर हम इस संवेदना, स्नेह व समर्पण के सेतु से जोड़कर पाटने की पहल करें। मिलकर ऐसी जुगत करें कि जग की रीत के जुमले तले फिर आगे सिसक कर दम न तोड़ जाए ये आत्मीय रिश्ते। तो रिश्ते को हमेशा बनाए रखने का उपदेश सीख हमें जी बताया आपने। और भिखारिन कहानी है, तो उस कहानी में एक बूढ़ी माता को घर में अकेले छोड़कर अमेरिका में रहने वाली बेटी का चित्र अंकित है। कहानीकार व्यक्ति केंद्रित उत्तराधुनिक संस्कृति के नंगे सच का पर्दा पाठकों के सामने खोलकर रख देते हैं। और एक कहानी है अंधेर कहानी ने तेजाब पीड़ित लड़की के द्वारा मानवाधिकार पर करारी चोट जाहिर की है। खूबसूरत लड़की जुनैना द्वारा प्रेम को टुकरा दिए जाने से उसके ऊपर तेजाब फेंक कर बदमाश लड़के उससे बदला लेते हैं। प्रभुत्व परिवारों के सदस्य होने से न्याय व्यवस्था को अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो तेजाबी शिकार बनी कई लड़कियां हमारे बीच में हैं। तो इस कहानी को पढ़ने से वास्तव में हम पूरी तरह अब सुनैना हमारे सम्मुख आ ही जाती हैं।
और सुनैना अपराध के खिलाफ अपना पक्ष भी जारी रखती हैं। परंतु मानवाधिकार आयोग के कर्मचारी अधिकारियों का ही पक्ष लेते हैं। ऐसे जो कुछ अब समाज में चल रहा है, इसका पूरा चित्र निशंक जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और अभी भी इसी प्रकार की एक घटना अभी हैदराबाद में भी हुई थी। कितनी आश्चर्य की बात है, ऐसे ही एक घटना 2019 में हैदराबाद में कर्नाटक देश में घटित हुई है। ऐसे कई सवाल भी इस कहानी में, जिस प्रकार पुलिस वालों से सुनैना कई सवालें पूछती हैं, तो उसी प्रकार कई सवालें भी पूछे गए। कहना न होगा कि साहित्यकार युगदृष्टा होते हैं। निशंक जी ने ये कहानी तो 2010 ईस्वी में लिखी थी। निशंक जी की युगबोध पर, उनके युगबोध पर, एक सच्चे साहित्यकार की युग दृष्टि पर इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। और ऐसी कुछ कहानी है। तो समीक्षा संकलन की अंधर, भिखारी, पगली जैसी कहानियां स्त्री विमर्श के कुछ अनचिन्ह पहलुओं को उजागर करती हैं। अंधेरे के युवती की स्वतंत्र जिजीविषा पर डाले गए प्रहार को रेखांकित करती है। किसी भी जुल्म को आंखें बंद करके स्वीकारने के लिए स्त्री चेतना तैयार नहीं है। अतः सुनैना अन्याय के विरुद्ध अपना प्रतिकार जताती है, लेकिन पगली की जो स्त्री है वह स्वातंत्र्य की कहानी नहीं, आम स्त्री जीवन की कहानी है। वह पगली कमला नामक एक भिखारिन नहीं है, उसकी कहानी है। तो चारों ओर हम जो भी देखते हैं, इसका सच्चा चित्र कहानीकार हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक बुराइयों और आडंबरों पर केंद्रित एक संवेदनशील मार्मिक कहानी है हत्यारे। यह कहानी प्रेमचंद की मंत्र जैसी कहानियों की याद हमें दिलाती है। इसके द्वारा अमानवीयता पर करारी चोट जाहिर की गई है। उद्योगपतियों के बाह्याडंबर एवं लिजालिजी मानसिकता और टुलमुल रवैये पाठकों को कटु यथार्थ के कई आयामों पर सोचने के लिए बाध्य बना डालते हैं। और भी कई कहानियां हैं, मैं कुछ कहानियों को जोड़ देती हूँ। संक्षिप्त कर देंगे। जी। और खोया सामान है, ऐसे बहुत कई कहानियों पर मैंने समीक्षा भी मैंने लिखी है। फिर भी मैं इन सारी कहानियों पर, और नशा कहानी है, बेड़ियां, विडंबना जैसी बहुत सारी कहानियां हैं। निशंक जी की मैं समेट लेती हूँ। निशंक की कहानियों की कुछ खास विशेषताएं बताती हुई, तो निशंक जी की कहानियों के सारे शीर्षक कहानी के कथ्य और तथ्य को आलोकित करते हैं। इन कहानियों में कहीं प्रेमचंद की रचनाओं का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी पुट है, तो कहीं यशपाल की रचनाओं की विद्रोहात्मकता की कसक भी है। ये कहानियां अपनी समग्रता में निराली हैं और गंभीर जीवन दृष्टि और मूल्यबोध की तीव्र इच्छा भी जगाती हैं, मानवीयता का पोषण करती हैं, जीवन जड़ता से चेतनता की ओर निरंतर बढ़ते रहने की कोशिश कहीं उपदेशात्मक रूप भी पकड़ती है। तो कहानियों के भाषा तेवर में भी विलक्षणता है। मूल संवेदना को पकड़कर चलने वाले शब्द विधान भीतर के चटपटाहट को कागज में उतारने में सक्षम है। अधिकांश कहानियों में मुहावरेदार भाषा है, फ्लैशबैक शैली अपनाई गई है। समाज के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित प्रस्तुत कहानियों की सहज सरल भाषा और प्रवाहमयी शैली पाठकों को बांधे रखने में पर्याप्त है। प्रत्येक कहानी बहुत सुंदर कहा।
ये कहानियां पाठक को जीवन, रिश्ते और समाज के बारे में एक सकारात्मक दृष्टि के साथ बहुत कुछ सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। सबसे बड़ी बात है, जीवन की विडंबनाओं की बात करती ये कहानियां साथ ही सूरज की किरणें भी दिखाती आगे बढ़ती हैं। तो डॉक्टर नरेंद्र कोहली जी ने उनकी कहानियों के बारे में जो बताया है, ये कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ। डॉक्टर निशंक आम आदमी के दुख दर्द को समझते हैं, यही वजह है उनके साहित्य में भी यह संवेदनशीलता उजागर होती है। एक कवि और कथाकार को संघर्षशील और धैर्यवान होना चाहिए, यह गुण डॉक्टर निशंक जी में है। तो समय अभाव के कारण मैं समेट लेती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे सुना और उनकी कहानियां पढ़ने और उस पर कुछ सोचने के लिए और उसे मलयालम भाषा में अनुवाद करने का जो मौका मुझे गुरुवर, वास्तव में उनकी कक्षा में बैठने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, फिर भी आप मेरे लिए गुरुवर ही हैं। और इन सारी और यहाँ कुछ बातें मैंने बताई तो आप लोगों ने सुना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर श्वेता, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर श्वेता विष्णु जी। आपने अपने इस वक्तव्य में बताया कि इनकी अधिकतर कहानियों में बदलती सामाजिक मान्यताओं का द्वंद्व चित्रित करते हुए पुराने और नए जीवन मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखने की जो कहानीकार की चिंता है, वो हम सबके जहन में आपने ये प्रश्न खड़ा किया। आपका बहुत बहुत आभार। अब अगले वक्तव्य के लिए मैं डॉक्टर किरण खन्ना जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। डॉक्टर किरण खन्ना जी। परमपिता परमात्मा के दरबार में मेरे नमन के पश्चात मेरा पहला प्रणाम कर्म योगी और कलम योगी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के लिए। उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगी। मैंने उनको हमेशा धीर गंभीर देखा है कि मिल ही जाती है उसको मंजिल, ये फैले हुए उसके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। डॉक्टर निशंक जी का हुनर हमारे सिर चढ़ के बोलता है और परम श्रद्धेय परम आदरणीय गुरुवर अरुण कमल जी, मेरा दिन इनके द्वारा दी गई प्रत्येक दिन सीख के साथ प्रारंभ होता है। जिस दिन इनका कहीं संदेश लेट हो जाए, लगता है कहीं कोई कमी है, बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही निहितार्थ पंक्तियों के साथ जब इनका संदेश आता है तो दिन को एक नया अर्थ मिलता है। आपके चरणों में मेरा नमन। स्याही ब्लू प्रकाशन के सत्यभान जी, आपको हृदय से आभार, आपने मुझे अवसर दिया और निशंक जी के साहित्य पे मैं कुछ बोल सकूं इसके लिए मुझे योग्य समझा। सादर आभार आपका। मैं बहुत कम समय लूंगी, मैं जितना भी कहूंगी फोकस करके कहूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि साहित्य वही कालजयी बन पाता है जो अपने समाज का प्रतिबिंब होता है, लेकिन साहित्यकार वही एक देशीय होकर भी सार्वदेशिक बन पाता है जो ऐसे साहित्य की रचना करता है जिसमें वर्तमान समय की स्थानीय और वैश्विक समस्याओं के वर्णन के साथ साथ उनके समाधान का प्रावधान और भविष्य का युगबोध भी रहता है। सामाजिक यथार्थ को साहित्यिक पटल पर शब्दांकित करने के साथ साथ यदि साहित्यकार सामाजिक विद्रूपताओं, अभावों, रूढ़ियों, परंपराओं, मान्यताओं, अभावों, अस्वीकृतियों, विडंबनाओं, संवेदनाओं और अपेक्षाओं का वर्णन यदि वो अपने साहित्य में कर देता है तो ये साहित्य ना केवल समाज और जीवन का स्पंदन बनकर प्रस्तुत होता है, बल्कि ऐसा साहित्य युगबोध का साहित्य बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।
वास्तव में साहित्यकार का दायित्व भी यही होता है कि उसका सृजन युग और समाज का होकर भी युगांतकारी जीवन मूल्यों, सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करे और अपने पाठक, अपने श्रोता और अपने दर्शक को भूत, वर्तमान और भविष्य से जोड़कर एक आदर्श पथ की तरफ अग्रसर होने की प्रेरणा दे। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी आधुनिक हिंदी साहित्य जगत के लिए नया नाम नहीं है। हिंदी उत्तराखंड के हरिद्वार से दूसरी बार सांसद बने श्री पोखरियाल जी के साहित्य के विषय में अमेरिकी साहित्यकार डेविड फ्राउले कहते हैं, डॉक्टर निशंक जी की रचनाएं पिछड़े और गरीब तबके की पीड़ा को सामने लाती हैं, जो समस्त विश्व के पिछड़े समाज के संघर्ष को प्रदर्शित करती है। और महामहिम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो ये कथन निशंक जी के साहित्य सृजन की गुणवत्ता और अर्थवत्ता को और भी निर्विवाद बढ़ा देता है कि सक्रिय राजनीति में रहते हुए भी जिस तरह से डॉक्टर निशंक साहित्य के क्षेत्र में लगातार संघर्षरत हैं, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपनी लेखनी के जरिए देश के नीति नियंताओं के समक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर वह अनेक प्रश्न खड़े करते रहेंगे। अगर हम शब्दों के बीच में से गुजरे तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे महामहिम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक भविष्यवाणी की, जो कालांतर में निशंक जी के साहित्य में सत्य होती चली गई। बहुत सारे यहाँ पे मेरे पास पुरस्कार लिखे हुए हैं जो माननीय डॉक्टर निशंक जी को मिले। डॉक्टर निशंक जी के लेखन को पढ़ने की प्रेरणा मुझे स्याही ब्लू प्रकाशन के रविवारीय वार्ता को नियमित सुनने के पश्चात और डॉक्टर अरुण कमल जी से मिली। मैंने उनके अंतहीन कहानी संग्रह को पढ़ा, वह जिंदगी कहानी संग्रह को पढ़ा, आपदा जारी है को पढ़ा, क्योंकि ये सभी कहानी संग्रहों पे स्याही ब्लू द्वारा एक विस्तृत परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान आए और उन्होंने अपने जो है वो यहाँ पे बहुत सारे वक्तव्य रखे। मेरी बड़ी बहन श्रीलता जी बता गई हैं उनके साहित्य के बारे में कि कम से कम 19 काव्य संग्रह और 15 के करीब कहानी संग्रह, इसके अतिरिक्त पर्यावरण पर, बाल साहित्य पर, व्यक्तित्व विकास पर, कितने ही विषयों पर निशंक जी की लेखनी चली और कितने ही पुरस्कार जो है उनको मिलकर सम्मानित हुए। उन्होंने लेखनी को उन सम्मानों ने निशंक जी की लेखनी को सलाम किया और एक खुद सम्मान पाया। मैं यहाँ 2 पंक्तियां और कहना चाहूंगी कि मंजिलें बस उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये हौसलों से हुई उड़ान जो निशंक जी को आज एक कर्म योगी के साथ साथ कलम योगी के रूप में भी जो है प्रतिष्ठित करती है। मैं यहाँ जो इस कविता की, इस कहानी संग्रह की भूमिका में डॉक्टर लक्ष्मण बटरोही सिंह बिष्ट जी ने लिखा है कि संग्रह में 17 कहानियां हैं, जिनमें से अधिकतर में बदलती हुई सामाजिक मान्यताओं का द्वंद्व चित्रित किया गया है और पुराने और नए मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रहने की जो एक मंशा है वो साफ दिखाई पड़ती है। 2 पीढ़ियों के बीच के जो जीवन मूल्यों का अंतराल है, जो तर्क का, जो दृष्टिकोण का, जो वैचारिक धरातल का अंतराल है, उसका उल्लेख करते हुए भी
डॉक्टर निशंक उसके लिए एक समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल सहमत हूँ कि डॉक्टर निशंक प्रेमचंद जी की परंपरा के साहित्यकार हैं, युगीन समस्याओं को सामने लेकर आते हैं, लेकिन डॉक्टर निशंक जी के साहित्य में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये केवल समस्या का उल्लेख नहीं करते, ये समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। और आज की युवा पीढ़ी को इनके साहित्य को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। ये दिशा देते हैं। टूटते दायरे में जो प्रथम कहानी है जग की रीत, ये वर्तमान परिदृश्य में मेट्रो शहरों के दूषित जीवन मूल्यों के पर्वतीय स्थलों पर बसने वाले मासूम और पवित्र भावनाओं वाले निवासियों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को इंगित करती है। माँ बाप सुधीर और सुप्रिया एक आस से अपने बेटे अनंत को पालते पोसते शिक्षित करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे की जो है वो लाठी बनेगा, लेकिन बहुत ही एक त्रासदिक और बहुत ही भयावह अनुभव हम देखते हैं सुप्रिया का, और एक बहुत ही भयावह अंत देखते हैं हम सुधीर का उनके बच्चे की उदासीनता के कारण। लेकिन अगर कोई अन्य कहानीकार इस तरह से मैं कहानियां पढ़ती रही हूं तो प्रश्न चिन्ह के साथ कहानियां समाप्त हो जाती हैं, लेकिन यहाँ सुप्रिया, सुधीर और अनंत के माध्यम से एक जो शर्मा जी का छोटा सा जिक्र बीच में आता है, उसके माध्यम से जो निशंक जी हैं, ये युवा पीढ़ी की मजबूरी को भी समझने का एक आह्वान करते हैं नई पीढ़ी के लिए कि कसर हम बुजुर्गों में भी है, दोष हम सारा बच्चों पर मढ़ देते हैं, लेकिन अपनी कमी नहीं देखते, ये नहीं सोचते कि वे क्या चाहते हैं, उनकी क्या मजबूरी है, बस हम अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। आखिर दो पीढ़ियों में कुछ तो अंतर होगा ही। इसी अंतर को पाटने का जो एक उद्देश्य लेकर जग की रीत हमारे सामने प्रस्तुत होती है, वे कहानी को अत्यंत सार्थक और एक बहुत सुखद समाधान के मोड़ पर लाकर जो है वो समाप्त करती है। कवि लेखक इसमें उन मानवीय विडंबनाओं को उजागर करना चाहते हैं जिनमें कभी ना कभी प्रत्येक आदमी को आना पड़ता है, और उनमें से निकलने का अगर समाधान मिल जाए तो दोनों पीढ़ियों का जो अंतराल है ये समाप्त हो जाता है। और ये वे केवल मात्र समस्या का उल्लेख ना करके दो पीढ़ियों के अंतर, फिर दो पीढ़ियों के बीच के तालमेल को संवेदना, स्नेह और समर्पण से पाटने की सलाह देते हैं। अंधेर कहानी में निशंक जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि कभी सभ्यता और संवेदना के पर्याय रहे हमारे नगर, हमारे महानगर आज कितने रसातल में जा पहुंचे हैं। योगेश जी, मेरा आग्रह रहेगा कि अगर मैं अपने समय सीमा का अतिक्रमण करूं तो मुझे बता दिया जाए, क्योंकि निशंक जी का साहित्य तो विशाल सागर की भांति है। हम इसमें जितना सकती हैं, अभी 2 मिनट आप और बोलें। जी 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 बाबूजी। अंधेर नगरी में सुनैना का जो एक प्रश्न है, जो ना केवल पूरे समाज को और न्यायाधीश को, सभी को एक प्रश्न छोड़कर अनुत्तरित निकल जाता है, इसका बहुत अच्छा जिक्र इन्होंने किया श्रीलता जी ने। तो मैं पगली कहानी की कथ्य चेतना की तरफ आना चाहूंगी, जो पाठक के मर्म को भेदती है, समाज में सक्रिय उन दरिंदों का भांडा फोड़ती है जो मजबूर और लाचार कमला जैसी लड़कियों को बहुत संभ्रांत होते हुए भी पगली बन जाने पर विवश कर देते हैं। किसी पगली का गर्भावस्था की अंतिम अवस्था में अस्पताल पहुंचना और प्रसव के बाद डॉक्टर को अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाना समाज में नारी की असुरक्षा और उसके दैहिक, आर्थिक और मानसिक शोषण के लिए जाल बिछाए बैठे
वहशी अपराधियों को निशाने पर लाता है। और वहीं डॉक्टर जो खुद एक महिला है, उनके अंतर की सुकोमलता भी साकार हो उठती है और निशंक जी अपनी कहानी के इस उद्देश्य के साथ पाठक के मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं जब वे उस पगली कमला के दोनों बच्चों को उस पागलपन से बचाने के लिए इच्छुक हो उठती है और उसके दोनों बच्चों को अपनाने में एक बहुत जो है वो रुचि दिखाती है। यहाँ निशंक जी समाधान देते हैं, हमें समझना है, पाठक को, श्रोता को और दर्शक को उनके समाधान तक पहुंचना है। नशा एक पूरी तरह से प्रयोगधर्मी कहानी है। मोहन राकेश जी को प्रयोगधर्मा नाटककार कहा जाता था, लेकिन नशा कहानी मुझे पढ़ने के बाद एक बार मैं भी उस कहानी को दोबारा पढ़ गई। मैंने बहुत पहले मनु भंडारी जी की कहानी नशा पढ़ी थी। वो पूरी तरह से और धरातल की कहानी थी, जहां एक औरत अपने पति के नशे को पूरा करने के लिए उसकी मार खाकर भी उसको पैसे भेजती रहती है। ईश्वरी, मुझे वो पात्र आज तक याद है। लेकिन ये कहानी, इसका तो एकदम, इसकी पटकथा का एकदम नई और अद्भुत भावभूमि पर सृजन हुआ है। कहानी के मुख्य पात्र विनय की तरह पाठक भी एकदम से बोचक्का रह जाता है जब उसे दीपा, जो कि बहुत अक्खड़ और बहुत अकड़ू एक पात्र है, बार बार मनुहार करके आग्रह से उसे अपने घर अपनी मांझी से मिलाने ले जाती है। विनय के मन में कोई और पक्ष चल रहा होता है, लेकिन जब उसे वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है तो दीपा के इस व्यवहार का जब वो पाठक जानता है, वो कारण जानता है, तो विनय भी और पाठक भी निशंक जी की इस कथ्य संबद्ध प्रयोगधर्मिता से प्रभावित हो उठते हैं और कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां जल्द ही उन्हें समझ में आने लगती हैं कि जवानी का गुमान हमें मुगालतों की दुनिया में खींच ले जाता है और हम सपनों में उतरते चढ़ने लगते हैं, सपनों पर इतराने इठलाने लगते हैं और सच्चाइयों से परे अपना मन बिल्कुल अलग ही संसार में गढ़कर इस भ्रम में जीते हैं, पूरी तरह उस दुनिया में रम जाते हैं। लेकिन जल्दी ही ये सोच विनय को आत्मग्लानि से भर देती है जब उसे पता चलता है कि दीपा और उसकी छोटी बहन उसमें उस भाई की छवि देखती हैं जो सड़क दुर्घटना में जिसकी मृत्यु हो गई, कृष्णु, और उसकी माँ भी कृष्णु की छवि देखती है। और वो विनय जो दीपा के लिए अपने मन में प्रणय का भाव लेकर उसके घर पहुंचता है, रक्षाबंधन वाले दिन राखी बंधवाने के बाद अगले दिन वो बिना निमंत्रण के भाई बनकर पहुंचता है और हम निशंक जी के इस सुखद सार्थक अंत पर नतमस्तक हो उठते हैं। वो भागता नहीं है, वो पलायन कर सकता था, वो जा सकता था। उसी तरह से एक जैसी करनी वैसी भरनी कहानी में दाता राम जैसे शराबी और अय्याश किस्म के आदमी को कमला, जो कि राम सिंह जी जो पहाड़ी प्रदेश के, निशंक जी की कहानियों की आंचलिकता पर अगर वेबिनार किया जाए तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा हमें समय चाहिए, लेकिन अभी हम तथ्य चेतना पर जी थोड़ा संक्षेप में खत्म करें। मैं 2 मिनट में समाप्त कर रही हूँ। 2 मिनट पहले गुरुजी ने आपको दे दिया था। ठीक है सर, मैं 5 मिनट हो गया बताती हूँ जी कि जैसी करनी वैसी भरनी में कमला जो दाता राम जैसे शराबी और अय्याश व्यक्ति की जिंदगी को परिवर्तित कर देती है, छोटी सी मदद करके जब सभी गांव वाले मदद करने से पीछे हट जाते हैं। उसी तरह से लालच बुरी बला कहानी जो है, ये बैंक लोन और बाकी लोन माफिया जो बहुत ज्यादा जो इसमें फैल चुका है, समाप्त करें, कृपया समाप्त करें। जी सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि और भी बहुत सारी कहानियां, विडंबना,
खोया सम्मान और वापसी। मैं वापसी कहानी के बारे में भी कहना चाहूंगी कि मैंने उषा प्लीज बंद करें, आप हो गया, आपका समय काफी ज्यादा आपने ले लिया, 10 मिनट ज्यादा ले लिया। मैं मेरा भाग्य सर, मेरा अहोभाग्य, मैंने आपके साथ सहभागिता की। मेरा प्रणाम गुरुजी को, निशंक जी को और आभार शाही गुरु को। जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा अरुण हूँ, कमल नहीं हूँ मैं। अरुण कमल के कहानीकार हैं बेचारे, बहुत अच्छे। मैं सिर्फ अरुण हूँ। अरुण जी, जी 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 सर, जी सर, जी मैं आपको आगे आइए भाई। जी मैं गुरुवर बोलती हूँ आपको। धन्यवाद सर। जी डॉक्टर किरण खन्ना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की कहानियों के में लेखक की जो सबसे बड़ी चिंता है कि भौतिक आपाधापी के बीच भागते हुए हम जो हमारे मानवीय मूल्य क्षरित हो रहे हैं, ये हमारे सरोकार हमारे समय की मुख्य धारा से जुड़ी हुई बड़ी गंभीर चिंताएं हैं जिनकी ओर आपने संकेत किया, और ये हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि ये इन समस्याओं से हम सब निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। जी आपका बहुत आभार। अब मैं अपने अगले वक्ता डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। जी माफी चाहते हैं, मनीष कुमार जी जो है तकनीकी कारणों से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप सीधे जो है अध्यक्षीय भाषण के लिए निरंजन सर को आमंत्रित कर लें। और हम मनीष जी का समय निरंजन जी को ही दे रहे हैं आज। जी 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 मैं अब आमंत्रित करता हूँ हिंदी विभाग में प्रोफेसर और स्तंभकार प्रोफेसर निरंजन कुमार जी को अपने अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संरक्षक और हम लोगों के साहित्यिक अभिभावक परम आदरणीय श्री योगेंद्र नाथ शर्मा जी, जो हम सबके बीच में अपने उपनाम अरुण के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं, अरुण जी के नाम से। सबसे बड़ी बात, अरुण जी से मेरा परिचय बहुत पुराना नहीं है, लेकिन अरुण जी से जब मेरी मुलाकात होती है, माननीय अरुण जी से, तो मैंने ये देखा कि हालांकि अभी तक व्यक्तिगत रूप से कोरोना की वजह से भेंट नहीं हो पा रही है, लेकिन युवाओं के युवा हैं अरुण जी, और युवाओं को और हम सबको अपनी सक्रियता से, अपनी ऊर्जा से जिस तरह से वो प्रेरणा देते हैं, वह हम सबके लिए अनुकरणीय है। मेरे लिए तो खासतौर से अनुकरणीय है। मैं आपको प्रणाम करता हूं गुरुजी। यह कार्यक्रम जिस व्यक्ति के रचनाओं पर आयोजित है, माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो भारत के माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हैं, उनके बारे में अभी श्रीलता जी ने कहा कि कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा, दोनों ही प्रतिभाओं के धनी हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रतिभा मैं अपनी तरफ से, मेरी ये अपनी इजाद है, आविष्कार तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन चूंकि अब तो मैं संस्कृत का यद्यपि से छोटा मोटा विद्यार्थी किसी जमाने में था, तो इसके साथ साथ कर्मित्री प्रतिभा के भी धनी हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो सृजन भी करते हैं, उसके भाव को ग्रहण भी करते हैं, और इनका सृजन और भाव दोनों अगर मुक्ति बोध के संदर्भ से हम उदाहरण लेकर कहें तो ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान दोनों के तरह से एक द्वंद्व से इनका जो ज्ञान या उनकी साहित्यिक संवेदना जो उपस्थिति है, वह उस कर्मित्री प्रतिभा का ही एक संधान है, उसी का एक विकास है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी, मैं एक बात मैं कहना चाह रहा था कि डॉक्टर निशंक एक राजनेता हैं, हम सब जानते हैं, एक बड़े राजनेता हैं, सामाजिक कर्मयोगी भी हैं और संवेदनशील साहित्यकार भी हैं। कहाँ से यह ऊर्जा आती है और क्या इतिहास में इस ढंग के हमें उदाहरण मिलते हैं? ऐसे उदाहरण आप देखिए तो बहुत विरले उदाहरण मिलेंगे आपको। अगर प्राचीन काल को देखें तो याद करिए हमारे समुद्रगुप्त, महाप्रतापी समुद्रगुप्त गुप्त वंश के साम्राज्य के जो एक बड़े हमारे सम्राट रहे हैं। दुनिया के इतिहास में अगर आप देखें तो आपको मिलेंगे चेकोस्लोवाकिया या पूर्व चेकोस्लोवाकिया के वाक्लाव हावेल, वहां के राष्ट्रपति थे चेकोस्लोवाकिया के, बाद में अब तो दो देशों में वो टूट गया। वाक्लाव हावेल भी एक राष्ट्रपति होने के साथ साथ बड़े साहित्यकार, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। बाद में देखें तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी श्रेणी में थे। और
कुछ कुछ उसी परंपरा में हमारे माननीय डॉक्टर निशंक जी हैं कि जो एक साथ तीनों चीजों की साधना कर रहे हैं। ये अपने आप में एक जटिल कार्य है, क्योंकि साहित्य कर्म निहायत ही एक अलग कर्म है। राजनीति की जो जमीन है बहुत ही खुरदरी, ठोस और पथरीली जमीन है। साहित्य की जमीन कोई और जमीन है, और सामाजिक जीवन की एक अलग दिशा होती है। तीनों दिशाओं में डॉक्टर निशंक अपना कार्य करते हुए अपने साहित्यिक सृजन को अंजाम देते जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर निशंक के रचना संसार को देखें। हम जानते हैं कि उनकी 15 से अधिक कथा संग्रह आ चुके हैं, 20 से ज्यादा उनके काव्य संग्रह हैं, कई अन्य विधाओं में भी उन्होंने रचनाएं की। आज का चूंकि ये हमारा कार्यक्रम उनके खास एक पुस्तक पर ही केंद्रित है, टूटते दायरे, तो मैं सिर्फ टूटते दायरे की ही कहानियों पर अपनी चर्चा को केंद्रित रखूंगा। हालांकि मेरे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सारी बातें कह दी हैं, मेरा काम बहुत हल्का कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आलोचक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, और जीवन का भी पाठक हूं मैं, साहित्य का पाठक और थोड़ा बहुत जो भी साहित्य संबंधित जो कार्य करता हूं पढ़ने पढ़ाने का, मैं जीवन का भी पाठक हूं। जीवन का पाठक इस रूप में कि जीवन को और समाज की दिशा को समझने की भी मैं कोशिश करता हूं। अपने लेखों में कभी कभी उसको मैं व्यक्त भी कर देता हूं अपने संपादकीय लेखन में। तो डॉक्टर निशंक जो हैं, यह सिर्फ ऐसे साहित्यकार नहीं है जो साहित्य, हम कहते हैं ना कि साहित्य या कला कला के लिए, उसकी एक पूरी परंपरा, एक बहस चली है, कला कला के लिए और या कला जीवन के लिए। इस चर्चा पर मैं बाद में आऊंगा। तो डॉक्टर निशंक की रचनाओं को जब मैं देखता हूं तो उनकी रचनाओं में एक खास बात आपको दिखाई पड़ेगी कि यद्यपि उनके जो कहानियों की घटनाएं हैं, जो प्रसंग हैं, दृश्य हैं और संदर्भ में हैं, काफी कुछ आपको पहाड़ी जीवन, और भी कथाओं में आप देखेंगे तो ये पहाड़ी जीवन से उठाए हुए चित्र तो आपको दिखते हैं। यानी कहानी का भूगोल कमोबेश, पूरी तरह से अगर ना भी हो तो कमोबेश जो ज्योग्राफी ऑफ लिटरेचर है, कहानी का जो भूगोल है, वह यद्यपि पहाड़ी जीवन से उठा हुआ है या उस पर, उसके इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन जो कहानी का मनोविज्ञान और कहानी का जो सामाजिक फलक है या मनोवैज्ञानिक फलक है, वह पूरे उस पहाड़ी क्षेत्र से बहुत ज्यादा व्यापक होकर पूरे देश को, एक तरह से देश के पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम सबको छूता हुआ निकल जाता है। ठीक प्रेमचंद की तरह, कि प्रेमचंद के कथा साहित्य को देखें तो मुख्य रूप से अवध के प्रांत, अवध या भोजपुर का, वो बनारस का इलाका जो है, उस प्रांत पर उनकी कहानियां केंद्रित है। लेकिन प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि इनकी कहानियों से पूरे उत्तर भारत का इतिहास और समाज आपको दृष्टिगोचर हो जाता है। लेकिन प्रेमचंद की कहानियां सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, भारत के जनमानस, भारत के आम जीवन को छूने वाली कथा है। जो वह प्रेमचंद की कहानी के अगर पात्रों के नाम बदल दें, कुछ छोटी मोटी और परिवर्तन कर दें, तो वो केरल के श्रीलता जी हैं। श्रीलता जी के जीवन, कुछ भौगोलिक परिवेश हो सकता है कि वहाँ आम का पेड़ हो और श्रीलता जी के यहाँ केले का या नारियल का पेड़ होगा, लेकिन कथा करीब करीब वैसी ही है। क्योंकि भारतीय संवेदना, जो जिसे कहते हैं ना कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना की जाती है, कि राजनीतिक चेतना, तो राजनीतिक एकता जरूर अंग्रेजों के आने के बाद से हमारे देश में आई। हालांकि राजनीतिक एकता सम्राट अशोक के समय में भी थी, माननीय जो समुद्रगुप्त जी का नाम मैंने लिया, समुद्रगुप्त के समय भी थी, सम्राट अकबर के समय में भी थी, और इस तरह से एक राजनीतिक एकता हमारे यहाँ रही थी, लेकिन वो कभी टूटती थी, बिखरती थी। सांस्कृतिक एकता इस देश में आदिकाल से रही है, और उसी सांस्कृतिक एकता का परिचायक है प्रेमचंद की कहानियां। आज के समय में मैं निशंक जी की कहानियों को भी कुछ कुछ उसी रूप में देखता हूं। हालांकि प्रेमचंद की कहानियों से कई विचलन भी है, कई एक्सटेंशन भी है, कई अलगाव भी है, जिसकी चर्चा मैं आगे करना चाहूंगा। निशंक जी की कहानियों को आप देखें तो उनकी कहानियों की जो मुख्य चिंता है, हालांकि आप में से श्रीलता जी ने उनकी अपनी बात जो इस कहानी की भूमिका के बाद लिखा हुआ है, उसमें अपनी बात में उन्होंने अंत का जो पैराग्राफ है, अंत का अनुच्छेद जो स्वयं डॉक्टर निशंक ने लिखा है, वो अपने आप में मुकम्मल है। लेकिन फिर भी
कुछ 2-3 बातें जो मुझे समझ में आती हैं, जो मुझे कहानियों को पढ़ने से समझ में आया, उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। कि जो भौतिकता के दौड़ में जो पूरा का पूरा सामाजिक एक बिखराव हो रहा है, नए और पुराने का द्वंद्व हो रहा है। एक आप देखेंगे कि जिस तरह की विसंगतियां, विषमताएं, एक सामाजिक रूप से विस्फोरित कर देने वाली घटनाएं जो आज के समाज में घटित हो रही हैं, निशंक जी उसको समझने की कोशिश करते हैं। माननीय गुरुजी ने बताया अभी कि निशंक जी भी एक ग्रामीण परिवेश से उपजे हुए व्यक्ति हैं, और चूंकि ग्रामीण परिवेश, बाद में छोटे शहर में रहे होंगे वह, और उसके वजह से जीवन के आम संघर्ष, दुख दर्द, व्यथा कथा, इसको वो भली भांति समझते हैं और उसको अपनी रचनाओं में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो यही जो मानसिक द्वंद्व है, यह जो अंतर्विरोध है, इन सबको अपनी रचनाओं में वह निशंक जी के यहाँ आपको लगातार दिखाई पड़ती है। निशंक जी की इन खासतौर से इस कहानी संग्रह की बात करें तो एक बात मुझे बहुत ही अपील की इस कहानी संग्रह में, कि इस कहानी संग्रह के आप इन कहानियों के पात्रों को देखें तो अधिकांश कहानियों के जो प्रमुख पात्र हैं, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, सेंट्रल प्रोटैगोनिस्ट, वह महिलाएं या स्त्रियां हैं। यह बात मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक लगती है कि और अपील करती है, खासतौर से जब हम स्त्रीवाद के या नारीवाद का जो एक पूरा का पूरा चल रहा है डिस्कोर्स अपने देश में, और जो खासतौर से पश्चिम से प्रेरित या पश्चिम से प्रभावित है, उस परिप्रेक्ष्य में एक पुरुष द्वारा इतनी सारी महिलाओं को केंद्रीय पात्र के रूप में या कहीं ना कहीं प्रमुख पात्र के रूप में अपनी कहानियों में स्थान देना, यह तो एक अद्भुत बात है। और यह इस बात को रेखांकित करता है कि आप देखेंगे पश्चिम में जो नारी आंदोलन चला, आपको जानना, आप में से कई लोग जानते होंगे, आप खासतौर से गुरुजी और ऐसे लोग जरूर जानते होंगे, मेरे कुछ शोध छात्र भी जुड़ गए इस कार्यक्रम में, उससे मैं चर्चा करता रहता हूं कि जो भारतीय स्त्रीवाद है या भारतीय नारीवाद, फेमिनिज्म है, ये पश्चिम के नारीवाद की का रिफ्लेक्शन तो छोड़िए, फोटोकॉपी तो छोड़िए, रिफ्लेक्शन भी नहीं है, या कम से कम नहीं होना चाहिए। यह अलग बात है, विडंबना या दुर्भाग्य है कि भारतीय जो आज के दौर में जो फैशनेबल नारीवाद है, इसने पश्चिम से ही प्रभाव ग्रहण किया अपना, और देह की मुक्ति का मतलब देह का प्रदर्शन, यह भारतीय स्त्रीवाद नहीं रहा है। उसकी वजह थी कि पश्चिम का जो स्त्रीवाद है या नारीवाद है, उसमें देह की मुक्ति या देह का प्रदर्शन के पीछे एक बड़ा कारण यह भी रहा था कि पश्चिम में तो स्त्रियों की मुक्ति थी ही नहीं। जॉन स्टुअर्ट मिल के पुस्तक लिबर्टी के आने के पहले तो स्त्रियों की दशा इतनी खराब थी, यहाँ तक कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हम बात करते हैं, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी की बात की जाती है, और कहा जाता है कि ये इस क्रांति ने दुनिया के एक इतिहास को बदल दिया, समानता, मुक्ति और बंधुत्व के भाव की वकालत की थी। हम लोगों को पता होना चाहिए कि इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में एक स्त्री थी, उनका नाम था ओलिम द गूज। उस महिला ने एक प्रश्न किया कि इस राज्य क्रांति में जो इतना बड़ा संघर्ष क्रांति हो रही है, उसमें हम स्त्रियों का भविष्य क्या होने वाला है, हम स्त्रियों की क्या स्थिति होने वाली है। मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ता है कि उस महिला ओलिम द गूज का सिर लोहे के कड़ाह में रखकर घोड़ों के पैरों के तले कुचल कर मार दिया गया उन क्रांतिकारियों के द्वारा। कहने का तात्पर्य है, स्त्रियों की स्थिति पश्चिम में बहुत खराब रही थी। हजारों औरतें डायन बन कहकर जलाकर मार दी जाती थी। और जॉन स्टुअर्ट मिल के बाद धीरे धीरे परिवर्तन आता है। स्त्रियों ने अपना संघर्ष हमेशा खुद किया। स्त्रियों के साथ पहला आने वाला पुरुष माना जाता है जो लिखित इतिहास में जॉन स्टुअर्ट मिल था। उसके बाद की घटनाएं भारत में स्त्रियों की दशा के, एक तो पहले ही ऋग्वेद काल में अगर यज्ञ ही पूरा नहीं होता, अगर स्त्रियां नहीं होती थी, भगवान राम को भी सोने की सीता बनानी पड़ी थी, चाहे मजबूरी थी, वो काल की अपनी सीमाएं थी। जो बात मैं कहना चाहता हूं कि स्त्रियों के साथ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसा वाला देश, इस देश में स्त्रियों की दशा पहले से अच्छी थी, खराब भी थी, नकारात्मक भाव भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों धाराएं एक साथ साथ इस देश में रही हैं। एक पक्षीय धाराएं पश्चिम की तरह नहीं, जो जिस नारीवाद, इसलिए वहां का जो नारीवाद है रिएक्शनरी नारीवाद ज्यादा है। जो इनके यहाँ, हमारे निशंक जी के यहाँ जो स्त्री मुक्ति की, स्त्री समानता की जो कल्पना है, उसी भारतीय परंपरा से अपने संस्कार ग्रहण करती हुई दिखाई पड़ती है। और इसीलिए आपके
उनकी कहानियों में आप देखें तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मैं शुरुआत करूंगा उनकी उस कहानी नशा से। अद्भुत कहानी है नशा। इस कहानी का मतलब आप शुरू से कहानी को पढ़ते जाइए। आप में से किसी ने कहा कि वाकई कहानी का जब अंत होता है तो थोड़ा सा हमें एक झटका सा लगता है, थोड़ा जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि टेकन अबैक, भौचक्का से रह जाते हैं हम। क्यों भौचक्का रह जाते हैं? क्योंकि उसमें एक कॉलेज में पढ़ने वाले दो युवक, एक युवक एक युवती है, और युवक युवती में आपस में दोस्ती होती है, बहुत अच्छे संबंध विकसित होते हैं और काफी प्रगाढ़ संबंध विकसित होते हैं। वह युवक उस लड़की, दीपिका लड़की का नाम है, विनय लड़के का नाम है, उसके घर आना जाना शुरू करता है। उसकी माँ भी उसे बेटा बेटा करके पुकारती है। लड़के के मन में लड़की के प्रति एक प्रणय भाव है, मधुर जो भाव जिसे कहते हैं कि माधुर्य का भाव, यानी प्रणय का, सॉरी माधुर्य भाव तो भक्ति के संदर्भ में होता है, एक प्रणय का भाव जगता है उसके मन में लड़की के बारे। लेकिन लड़के ने कभी व्यक्त नहीं किया, लड़की ने भी कभी कुछ कहा नहीं अपनी तरफ से। और कहानी का अंत होता है तो जब लड़की बताती है कि मैं उसे भाई के रूप में देखती हूँ। इसकी वजह क्या है? वजह थी कि आप एक सतही आलोचक, अगर एक आप सामान्य आलोचक हैं, सतही आलोचक हैं, तो आपको लगेगा ये कहानी असहज है। बल्कि माननीय जैसे कि सुमित्रा नंदन पंत जी बहुत बड़े कवि हैं, हम सबके बहुत ही परम आदरणीय हैं, लेकिन एक जगह वो पंक्ति कहते हैं कि एक उनकी जो पंक्ति है ना कि छोड़ ध्रुवों की माया और छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो इसके बारे में मैं जिस विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, हमारे गुरुवर थे प्रोफेसर केदारनाथ सिंह, वो कहते थे कि ये पंत जी की जो पंक्तियां हैं ये थोड़ा सा असहज है, ये सही नहीं लगती हैं कि बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। वो प्रकृति प्रेम के वशीभूत होकर ऐसा कैसे कह सकता है? स्त्री एक पुरुष के संदर्भ में ऐसी बात कैसे हो सकती है? इस कहानी से भी हमें ऐसा लगता है कि पुरुष है एक स्त्री का जब संबंध विकसित होता है तो जाहिर है पहला जो हमारे मन में छाया बनती है कि वह स्त्री पुरुष का प्रेम का एक ही रूप होता है, एक ही रूप होना चाहिए। याद करें अज्ञेय को, शेखर एक जीवनी में क्या कहते हैं अज्ञेय, कि स्त्री और पुरुष के संबंधों को हमने एक ही सांचे में देखा है, एक ही रूप में देखा है। उससे ज्यादा या उससे आगे हम सोच ही नहीं सकते कि उन दोनों में एक स्वस्थ मित्रता का भी भाव हो सकता है। मैं आगे से और थोड़ा आगे कहूं तो उसमें एक स्वस्थ मित्रता, मतलब प्रेम संबंध या मित्रता के संबंध, एक भाई बहन का संबंध क्यों नहीं विकसित हो सकता है? क्यों नहीं एक रूप में, उस रूप में देख सकती है? पुरुष भले ना देखे, लेकिन मैं स्त्रियों के साइकोलॉजी को, चूंकि मैं थोड़ा मनोविज्ञान का भी विद्यार्थी रहा हूं, तो मैंने जब पढ़ा तो स्त्रियों का मनोविज्ञान पुरुष के मनोविज्ञान से बिल्कुल अलग होता है। और स्त्री के मनोविज्ञान को अगर देखें तो बहुत सारी स्त्रियों को इस कहानी में बहुत ज्यादा, अगर वो एकदम निरपेक्ष भाव से अपने गहरे झांक कर देखे तो उन्हें असहज नहीं लगेगा, चाहे श्रीलता जी हो या किरण जी हो या और भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं। मैं उन नारीवादियों की बात अलग रख रहा हूं, लेकिन जो रिएक्शनरी नारीवाद या पश्चिम की कॉपी नारीवादी यहाँ है, भारत की महिलाएं, उन नारीवादियों की बात मैं कर रहा हूँ, उनसे मैं अलग रख के कह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं निशंक जी के इस दृष्टि की मैं मतलब जितनी प्रशंसा की जाए कम है कि एक स्त्री के दृष्टि से यह कहानी देखा जाए तो एक पुरुष की दृष्टि से लिखी हुई कहानी ना होकर एक स्त्री की दृष्टि, जब परकाय प्रवेश कला की जिसकी बात टी.एस. इलियट कहते हैं, उस परकाय प्रवेश कला का इससे अच्छा आप श्रीलता जी, आप तो कालड़ी की भूमि से हैं, शंकराचार्य ने भी परकाय प्रवेश किया था। जब भारती के संवाद में उनसे, जब मंडन मिश्र से उनका संवाद हुआ, मंडन मिश्र हार गए, और जब ये भारती से, उनकी पत्नी से उनका संवाद हुआ और भारती ने जब उनको स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में कुछ प्रश्न पूछा तो फिर हमारे परम जो आदरणीय और परम पूज्य शंकराचार्य जी वह फिर परकाय प्रवेश करते हैं, एक स्त्री की मृतात्मा में प्रवेश करके फिर उन चीजों को जानते हैं और सीखते हैं। निशंक जी यहाँ परकाय, उसी परकाय प्रवेश करते हुए स्त्री के नजर से यह कथा लिखी हुई जान पड़ती है। और इसलिए इस कथा के लिए तो निशंक जी की जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए वह कम है, क्योंकि यह स्त्रीवादी जो विमर्श का, जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स का एकदम नया भारतीय आयाम खोलती हुई यह कथा है। बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि स्कूली पाठ्यक्रमों में तो इस कथा को लगाया जाए, जरूर लगाया जाए, क्योंकि बहुत सारी कहानियां लगाई जानी चाहिए। किरण जी मुझे बोलने दीजिए, आपने पहले बहुत बोल लिया है, बोलने दीजिए मुझे आप। जी,
बीच में हस्तक्षेप ना करें, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, कार्यक्रम की एक मर्यादा होती है और वो उसमें भी अध्यक्ष के कार्यक्रम में तो और वक्तव्य नहीं बोलना चाहिए, कृपया ध्यान रखें। तो ऐसे इस कहानी को खास तौर से, क्योंकि जो आज की युवा पीढ़ी या खास तौर से जो किशोर स्कूल की पीढ़ी है, हमने क्या उसको आज के टेलीविजन के माध्यम से क्या हमें दिखाई पड़ता है, परोसा जा रहा है, तो यहाँ पर इस कहानी को की बहुत महत्वपूर्ण जो उपयोगिता मुझे जान पड़ती है, जिसकी ओर मेरा ध्यान बहुत ही आकृष्ट हुआ था, जिसकी मैं आपकी ओर इशारा करना चाहता था। बहुत सारी कहानियां हैं, सारी कहानियों में हर कहानी पर बात किया जाए तो कम से कम आधा घंटा तो मिनिमम चर्चा हो सकती है, लेकिन समय की सीमा होती है। बहुत सारी बातें श्रीलता जी और अन्य हमारे वक्ताओं ने पहले कह दी है। तो एक कहानी जो जग में रीत है, जिसके बारे में श्रीलता जी ने चर्चा की, और कहानी का जो अंत होता है बुजुर्गों की दयनीय स्थिति की चर्चा है, मुझे बार बार चीफ की दावत याद आती है। चीफ की दावत हम जानते हैं कि ये भी एक कालजयी कहानी है भीष्म शाहनी की। उस कहानी का परिवेश भी इसी कहानी के परिवेश की तरह है, यद्यपि समय बदल चुका है, काफी आगे का समय है, लेकिन आप देखें तो चीफ की दावत में थोड़ा सा, उस कहानी को मैं जब भी पढ़ाता हूं तो बार बार मुझे लगता रहा कि यह कहानी चीफ की दावत अद्भुत कहानी है, छू लेने वाली कहानी है। छूने के पढ़ने के बाद काफी देर तक आप विचलित होते हैं, लेकिन मुझे बार बार लगता है कि इस कहानी का सिर्फ कुछ अधूरा इस कहानी में रह गया था। और जब जग में रीत जब पढ़ा इस कहानी को, तो लगता है कि चीफ की दावत से कहानी थोड़ा और आगे जाती है। और इस कहानी का जो अंत होता है कि जब वो शर्मा जी कहते हैं कि हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि पीढ़ियों का अंतर आ चुका है, अब वह पीढ़ी, नई पीढ़ी हमारे तरीके से ना सोच सकती है, ना समझ सकती है, ना देख सकती है, तो फिर कई बार हमें भी बदलने की जरूरत है। और कहानी का कोई समाधान नहीं छोड़ते हैं ये निशंक जी, ठीक प्रेमचंद की तरह। प्रेमचंद की शुरू की कहानियों में जरूर समाधान है, लेकिन जो प्रेमचंद की परिपक्व कहानियां हैं, चाहे पूस की रात हो या सदगति हो या कफन हो, कोई समाधान नहीं देते हैं। और बड़ी कहानी कोई समाधान नहीं देती है, बड़े कहानीकार समाधान नहीं देते हैं। और यहाँ पर निशंक जी भी हमारे सामने उसी रूप में उपस्थित होते हैं, कोई समाधान नहीं देते हैं, आपको लाकर छोड़ देते हैं पाठकों को, आलोचकों को, कि आप खुद सोचें, खुद विचारें और एक नई राह ढूंढने की कोशिश करें। इस रूप में जग की रीत कहानी एक बहुत ही मुझे सफल कहानी लगती है। अगली जो महत्वपूर्ण कहानी इनकी, निशंक जी की, मुझे लगती है वह है अंधेर जो कथा है। कहीं ना कहीं जब अंधेर में पढ़ा पहले तो शीर्षक से ही अंधेर से मुझे अंधेर नगरी याद आया। अंधेर नगरी हम जानते हैं कि भारतेंदु का जो प्रसिद्ध नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अंधेर शीर्षक से अंधेर नगरी तुरंत मेरे मन में कौंधा कि क्या यह निशंक जी के मन में वो अंधेर नगरी का कोई प्रभाव है या नहीं। लेकिन हो सकता है उनके मन में कोई इसका प्रत्यक्ष प्रभाव ना रहा हो, अप्रत्यक्ष भी ना रहा हो, लेकिन मुझे उसकी झलक या प्रतिबिंब इस कहानी में भी दिखाई पड़ती है कि जिस तरह से अंधेर नगरी की न्याय व्यवस्था है और न्याय व्यवस्था की विडंबना पूरी आप देखते हैं, उसके हालात जो देखते हैं, यद्यपि प्रसंग अलग है, घटनाएं अलग है, समय अलग है, पात्र के पूरी परिस्थितियां और परिवेश अलग है, लेकिन वह न्याय व्यवस्था की जो विसंगतियां हैं, उसकी विडंबनाएं हैं, वह इस अंधेर कहानी में भी उसकी झलक दिख जाती है। खासतौर से वो लड़की सुनैना है, सुनैना इस कहानी की जो सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट है। बार बार देखे, चाहे वो जग में रीत की सुप्रिया हो या अंधेर की ये सुनैना हो, या फिर अभी हमने कहा वापसी कहानी की दीपिका हो, हर कहानी में स्त्री महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह अपने आप में एक बहुत ही मतलब आगे की सोच दिखाई पड़ती है। एक पुरुष लेखक से स्त्री को इतनी केंद्रिकता देना, इस मामले में निशंक जी का मैं मतलब प्रशंसा करता हूं उस बात की। तो बात में कह रहा था कि सुनैना जो इस कहानी की पात्र है, सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट, उस कहानी को आप देखें कि उसको एसिड से जला दिया जाता है। एक इस संदर्भ में एक और बात मुझे जो याद आती है, कहानी 2010 में लिखी गई थी, 2020 में एक फिल्म बनी थी छपाक, आप सब लोग जानते होंगे छपाक फिल्म। उस फिल्म की कथा 2005 के एसिड कांड, जो पहला एसिड कांड भारत में हुआ था और वही सबसे चर्चित एसिड कांड था, 2005 में था। लक्ष्मी अग्रवाल नाम की एक लड़की थी जिसको एसिड से, एक नईम नाम के उससे दुगनी उम्र के लड़के ने एसिड से जला दिया था, ठीक है, वही एसिड डालकर।
और उसी पर 2005 के बाद 2020 में फिल्म बनती है, जब 18-19 में कई घटनाएं घटती हैं इसी ढंग की, एसिड वाली 18 में भी घटती हैं। तब तक फिल्म वालों को इसकी, जबकि मीडिया में लगातार चर्चा हुई थी, 2005 वाले घटना की ही मीडिया में बहुत चर्चा हुई थी। यह निशंक जी की जो एक खुरदरी राजनीतिक जमीन पर खड़ा होने वाला आदमी भी इतना संवेदनशील मानवीय रूप से हो सकता है कि जब भी, चूंकि राजनेता भी हैं तो समय तो कम होता है राजनेताओं के पास, ये बात भी जग जाहिर है, लेकिन उसी में अवकाश निकालकर चंद ही वर्षों 4-5 साल में ही उन्होंने, यानी 2010 में ही यह कहानी उनकी जब लिखी होगी इन्होंने अंधेर, तो कहीं ना कहीं उनकी वह संवेदना भी यहाँ दिखाई पड़ती है। फिल्म वालों ने तो लगातार घटनाओं के बाद छपाक बनाई, इससे बहुत पहले 10 साल पहले ही यह कहानी एक तरह से निशंक जी ने लिख दी थी। तो सुनैना की जब चर्चा मैं कर रहा था अंधेर में, जो इसमें क्या होता है कि जब उसके साथ एसिड डाला जाता है, फिर उसको अपराधियों को पकड़ लिया जाता है, उसमें कुछ अपराधी छूटकर भागते हैं और फिर पुलिस उनका इनकाउंटर करती है। तो इनकाउंटर करने के बाद फिर कोर्ट में मुकदमा चलता है। ठीक है, कोर्ट में जब मुकदमा चलता है तो वहां पर फिर सुनैना को, जो मानवाधिकार के हमारे धंधेबाज लोग हैं, बताइए 2010 में मानवाधिकार के जो धंधेबाजी मैं कहूंगा, क्योंकि मानवाधिकार उनको केवल एक ही तरफ का मानवाधिकार दिखता है। कश्मीर में जब सैनिकों की हत्या होती है तो उन्हें मानवाधिकार नहीं दिखता है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया जाता है मारकर, तो उनको मानवाधिकार नहीं दिखाई पड़ता है। देश के विभिन्न हिस्सों में और भी बहुत तरह के जो अत्याचार, पश्चिम बंगाल में अभी हाल में आपने सुना होगा कि बंगाल में पोस्ट पोल जो वायलेंस हुआ था, उसमें मतुआ समाज के कम से कम दर्जनों लोगों की हत्या हो जाती है, कई महिलाओं के साथ रेप होता है और कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो जाते हैं। मतुआ समाज दलित समाज है, आपको जानना चाहिए। हमारे मानवाधिकारियों को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को। इसी मानवाधिकारकर्ता झूठे, जैसे कश्मीर में सेना पत्थरबाज लोग कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं आती है, सेना पर गोली बरसा दो, बम बरसा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेना अगर उसका प्रतिकार करे तो इन धंधेबाजों को किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आप रोज आए दिन मीडिया में देखते हैं। इस बात को बहुत पहले ही सुनैना के माध्यम से, स्त्री के माध्यम से कहलवाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं निशंक जी की इस बात को मैं बार बार देखता हूँ कि स्त्री को बहुत वो केंद्र में रखते हैं। और सुनैना के माध्यम से जो सुनैना के साथ जिन्होंने अत्याचार किया, जिन्होंने उसके साथ बुरा तरह से सलूक किया, उनका इनकाउंटर होता है। तो जो मानवाधिकार के धंधेबाज मैं कह रहा हूं उसको, निशंक जी का शब्द सद कहानी में कुछ और है। वो धंधेबाज क्या करते हैं कि उन जो मारे गए लोगों को पक्ष में खड़े होकर सुनैना को ही एक तरह से गलत ठहराने की कोशिश और पुलिस वालों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं। तो इस पर जो उस कहानी में सुनैना जो बात कहती है, न्यायालय में खड़े होकर कोर्ट में कहती है, और यहाँ पर उनका एक एकालाप दिखाई पड़ता है जो नाटक की शैली है। जब मैंने कहा था ना कि अंधेर कहानी कहीं ना कहीं अंधेर नगरी से प्रभावित लगती है, तो ये कितने प्रभावित है ये निशंक जी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर देखें कि नाटक के एक शिल्प का भी प्रयोग उन्होंने किया है। जो नाटक की जब संवाद होता है और एकालाप होता है, एकालाप की जो मोनोलॉग जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं, तो यहाँ मोनोलॉग का वो प्रयोग करते हैं। लंबा मोनोलॉग है। उपस्थित लोगों से सुनैना का सवाल था, क्या मानवाधिकार संगठन सिर्फ मृत व्यक्तियों के लिए ही है? क्या मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ? क्या हक था उन्हें मेरी आंख छीन लेने का और मेरा चेहरा क्रूप कर डालने का? यह कितना दुष्कर है और दुरूह है, इसे कोई नहीं समझ पाएगा। मुठभेड़ को लेकर हाय तौबा मचाने वाले और मानवाधिकारों की दुहाई देने वालों को क्या यह नहीं दिखता कि मेरे भी तो अधिकारों का हनन हुआ है? क्यों किसी एक भी व्यक्ति के मन में मेरे अधिकारों के हनन की बात नहीं आई? आप सब धैर्य पूर्वक मेरे प्रश्नों को समझिएगा और सोचिएगा कि क्या मैं कहीं गलत हूं। और यहीं पर वो सुनैना अपनी बात को खत्म करती है। अद्भुत है यह एकालाप जो नाटकीय शिल्प से प्रभावित है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि निशंक जी शायद ये तो वही बता सकते हैं। और इस एकालाप में पूरा का पूरा, जी बहुत सुंदर, जी जी धन्यवाद। इसके बाद एक और कहानी जो निशंक जी की है, हत्यारे। हत्यारे कहानी भी एक इस कहानी का
में कि डॉक्टर है और कहीं ना कहीं प्रेमचंद के मंत्र कहानी से प्रभावित दिखाई पड़ती है। लेकिन फिर यहाँ भी जिस तरह से चीफ की दावत से निशंक जी आगे जाते हैं, मंत्र कहानी में भी प्रेमचंद से डॉक्टर निशंक बहुत आगे जाते हैं। मंत्र कहानी में भी डॉक्टर है, उसी तरह से वो एक उच्च वर्ग का है और निम्न वर्ग के प्रति थोड़ा सा एक जैसी की भावना होती है, एक भाव होता है आम जनता ऐसे उच्च वर्ग के मन में। इस कहानी में भी यह स्थिति आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन प्रेमचंद के मंत्र में उस डॉक्टर चड्डा है शायद, हाँ डॉक्टर चड्डा, उनका हृदय परिवर्तन होता है। इस कहानी के डॉक्टर का जो है हृदय परिवर्तन नहीं होता है। यह इस कहानी आज के जीवन का जो यथार्थ है और जटिल यथार्थ है, इसका एक तरह से पर्दाफाश करते हुए निशंक जी डॉक्टरों पर भी एक तरह से चोट है। हालांकि ये कहानी भी बहुत पहले लिखी गई थी और खास तौर से इस कहानी को, जैसे अभी मैंने कहा था ना, मानवाधिकार के संदर्भ में, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल परसों कहा था ना कि आपने जो 26 जनवरी में जिस तरह से कांड हुए थे, जो घटनाएं हुई थी, और हाई कोर्ट ने एक तरह से बरी कर दिया, और जो इस तरह से हाई कोर्ट का जो स्टेटमेंट था, दिल्ली हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत जटिल मसला है और राष्ट्र की एक लंबे भविष्य का प्रश्न है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर भी एक तरह से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न किया। इस कहानी में भी आप देखेंगे कि जो डॉक्टर हैं, जो दवाइयां हैं, उन लोगों के लिए, गरीब लोगों के हृदय परिवर्तन तो नहीं होता है। और कहानी का जब अंत होता है तो जो सबसे बड़ा डॉक्टर है और उसके ऑफिसर हैं कहते हैं कि भाई देखो दवा एक्सपायर हो गई है, अब दवा एक्सपायर दवा को किसी तरह से डिस्पोज करने की बात होती है। यह कहानी देखें न केवल डॉक्टरों की असंवेदनशीलता बल्कि प्रशासकों की भी असंवेदनशीलता को दर्शाता है, जो आज के जमाने में देखें तो बहुत ही प्रासंगिक है। याद करें कि आज कोरोना की वैक्सीन कई लोगों को मिल नहीं पा रही है और कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन हमारी एक्सपायर होती जा रही है। बहुत ज्यादा कोरोना वैक्सीन का लॉस है, कई राज्यों में तो 20% से ज्यादा लॉस हो गया कोरोना वैक्सीन का। यह दिखाता है कि कैसे उन राज्यों के जो प्रशासन है, क्या डॉक्टरों की भी असंवेदनशीलता कहीं ना कहीं हत्यारे कहानी में उसका रूपक भी हमें दिखाई पड़ता है, जो निश्चित रूप से निशंक जी की एक जो मानवीय सरोकार है, जिसकी ओर बार बार वो बात करते हैं कि कोई भी कहानी अपनी भूमिका में जब लिखते हैं वह कि जन पक्षधरता और जन सरोकार, जनोन्मुखी कोई साहित्य होता है तभी वह साहित्य सार्थक होता है। तो यही जनपक्षता, जनोन्मुखी और या जन सरोकार का जो पक्षधर है लेखक, इस हत्यारे कहानी में भी हमें दिख जाता है। एक और महत्वपूर्ण कहानी है, जब स्त्री की बात हम कर रहे थे, उनकी जो अंतिम काफी हो गया रंजन जी आज। अच्छा अंतिम बस 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। जी का समय आपको इसीलिए दिया था कि लगभग आधा घंटा अध्यक्ष के रूप में आप हो गया, तो हम थोड़ा सा उनके लिए बस 2 मिनट में 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। बिल्कुल करिए। क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, विभिन्न विश्वविद्यालयों में आना जाना होता है, तो कई बार लोग निशंक जी के बारे में कहते हैं कि अरे कहानी जो कला पक्ष है इस कहानी का उतना सबल नहीं है, सशक्त नहीं है। स्वयं लेखक निशंक इस कहानी की भूमिका अपनी बात में ही कहते हैं कि कलागत उपयोगिता से ज्यादा जीवनगत उपयोगिता जरूरी है। और आप देखें तो आप ये आरोप दलित साहित्य पर भी कभी लगा था, ये आरोप बहुत सारे, कबीर पर भी आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कबीर का साहित्य देखें सारी कलाओं से रहित होते हुए भी कबीर का साहित्य कालजयी साहित्य है। और ये इस तरह की बात वही लोग करते हैं जो मतलब 5 स्टार होटल में बैठे हुए कलाजीवी लोग, जो कला के लिए का जो घोष करने वाले लोग, जब कला के जीवन के लिए ना होकर उससे विमुख हो जाते हैं, तभी इस तरह की टिप्पणियां आती हैं। तो कला पक्ष को इस रूप में बहुत ज्यादा देंगे ना, तो तुलसीदास ने जो कहा था, अंतिम बात में खत्म करना चाहता हूँ कि का भाषा का संस्कृति भाव चाहिए सांच, काम जो आवे कामरी काले करे कमाच। तो जब भाव के स्तर पर, जीवन के सरोकारों के स्तर पर, जिसको रामचंद्र शुक्ल लोक मंगल की साधना अवस्था कहते हैं, लोक मंगल के धरातल पर अगर निशंक के काव्य कथा साहित्य को आप परखेंगे तो यह कहानियां आपको लगेगी कि उच्च कोटि की कहानियां हैं, जो मन और जन दोनों को छूने वाली कहानियां हैं। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। बहुत सुंदर आज की ये हमारी वार्ता का क्रम
बहुत अच्छा रहा है। श्रीलता और हमारी किरण खन्ना दोनों ने जिस तरह से टूटते दायरे की कहानियों को बहुत गहराई से देखा, और अध्यक्षीय संबोधन में प्रोफेसर निरंजन जी ने तो स्त्री विमर्श को उस पश्चिम नजरिए से और भारतीय नजरिए से दोनों से देखकर जो व्याख्या की है वो अद्भुत हुई है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पर्वत की सारी आर्थिकी स्त्रियों पर ही केंद्रित है। वहां पुरुष तो 80% मिलिट्री में चले जाते हैं, सैनिक बन जाते हैं। सिर्फ महिलाएं ही हैं जो घर के सारे कामों को संभालती हैं, और बचपन से निशंक जी ने यही देखा है। अभी उनकी एक नया कविता संग्रह आ रहा है जिसमें वे माँ की पाठशाला और मेरा बचपन, वो कविताएं उन्होंने अपनी स्मृति से लिखी हैं। मैं उसे स्मृति काव्य के रूप में मैंने उसे देखा है। वो जब अब बहुत जल्दी छपकर आएगा, आप लोग देखेंगे कि वहां भी माँ के रूप में एक कविता वो कहते हैं कि मैं बचपन में मेरे पास एक ही कमीज था, एक ही कुर्ता था, और वर्षा में जब वो कुर्ता भीग गया तो उसे माँ ने अर्गल पर टांग दिया, और मैं उस समय मनी मन कह रहा था, माँ मेरा दूसरा कुर्ता मुझे कब दिलाएगी। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति के पास दूसरे कुर्ते के लिए भी मन ही मन माँ से प्रार्थना करता हो, उस व्यक्ति ने अभावों को जीवन में जिया, और अभावों को जी ले तो फिर भाव आते हैं, भाव के बाद फिर अभाव नहीं रहते। मैं बहुत छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने निरंजन जी कहा, जब निशंक जी केवल सांसद थे तो मेरी एक विद्यार्थी दिल्ली में रहती है, उसने मुझे फोन किया पहली रात कि मेरे पति को हार्ट अटैक हुआ है सर, और किसी भी तरह से एम्स में उनको प्रवेश नहीं मिल रहा, आप किस तरह से निशंक जी को कह दीजिए। मैंने निशंक जी से कहा, निशंक जी ने मुझे कहा गुरुजी उसको भेज दीजिए सुबह। अब आप यकीन कीजिए, मैंने उससे कहा बेटा सुबह चली जाना, वो 5 बजे पहुंच गई। सुबह 5 बजे जब वो पहुंच गई तो देखा कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, उस समय सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं होती थी। तो उसने मुझे फोन किया कि सर वहां ताला लगा हुआ है। मैंने निशंक जी को फोन किया, उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, और स्वयं जाकर निशंक जी ने दरवाजा खोला और उस बेटी के लिए एम्स के डायरेक्टर को फोन किया, चिट्ठी लिख कर दी, और आज वो बेटी कहती है मेरे पति केवल निशंक जी की वजह से बचे हैं। तो आज मैं आपको उनके जीवन का एक रहस्य बताना चाहता हूँ। मेरी और निशंक जी की बातें जो होती हैं प्रातःकाल 5 और 6 के बीच में होती हैं। मैं भी जल्दी उठता हूँ, निशंक जी भी 5 बजे उठ जाते हैं, और उसके बाद जॉगिंग वॉगिंग करने के बाद उनका लिखने का समय ही 5 से 6 बजे के बीच का होता है। आज भी आईसीयू में रहते हुए भी उनके ऐसे मैसेज मेरे पास हैं जो 5 और 6 के बीच में मुझे किए गए हैं। तो आप सोचिए कि व्यक्ति ने पर्वतीय जीवन से अनुशासन पाया, पर्वतीय जीवन से कर्मशीलता पाई, जीवट पाई, और ये सब कुछ पाने के बाद उस व्यक्ति में संवेदनाएं आई, क्योंकि उसने अभावों को जिया है। हम लोग अभावों की व्याख्याएं कर देते हैं, जी नहीं पाते। अभावों में जीने वाला व्यक्ति जानता है कि पीड़ा क्या है। आपने कहा ना, जाके पाँव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई। तो उनको तो बेवाई फटी है, उन्होंने बेवाई में नमक जाते हुए देखा है, उन्होंने देखा कैसे कांटा चुभता है और दर्द क्या होता है। आप यकीन कर सकते हैं, 8वीं के बाद जिस व्यक्ति को 10 मील पैदल चलकर 9वीं और 10वीं पढ़ने के लिए जाना पड़ा हो, और उसके बाद वो हरिद्वार में आकर एक संस्कृत विद्यालय में, निर्धन निकेतन आज भी भीमगोड़ा में वो विद्यालय है, वहां आकर वो पढ़े। तो ऐसा जीवन जिस व्यक्ति ने जिया हो, इसीलिए निशंक जी आज भी व्यक्ति की पीड़ा को जानते हैं, व्यक्ति के दर्द को जानते हैं। वो ओढ़ा हुआ दर्द नहीं है उनके पास, ओढ़ा हुआ ये यथार्थ नहीं है उनके पास, ना ओढ़ा हुआ आदर्श है। वो तो जीवन के, वो जो आपने जनोन्मुखी बात कही है और जीवन के सरोकारों से बात कही है, वे जानते हैं कि माँ ने किस तरह से उनको पाला है, कैसे उनकी बड़ी बहन ने उनको पाला है। और इसीलिए आपसे समाधान कर रहा हूँ, स्त्री पात्रों को जो लाते हैं वे स्त्री के प्रति उनके मन में बेहद सम्मान, बेहद श्रद्धा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर निरंजन सर। आपने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की कहानियों में उनकी दूरदर्शिता, मनोविज्ञान, चूंकि तो ये आखिरी का जो 5 मिनट है, 7 मिनट अपनी बात जो है उनके सेहत की शुभकामनाओं के लिए रखने के लिए कहा गया था। तो इसी कार्यक्रम की अंतिम हिस्से की इस कड़ी में जो है हम जो है अब
उनके लिए जो है जो भी संदेश देना चाहते हैं वो दे ले, एक एक मिनट से कम समय लेते हुए आधे आधे मिनट में। तो यही कहना चाह रहा हूँ गुरुजी। मैं बस आपको ये सूचना दे रहा हूं कि वे लगभग 12-13 दिन आईसीयू में रहने के बाद 3 दिन पहले प्राइवेट वार्ड में आ गए हैं और निरंतर उनके स्वास्थ्य में सुधार है। ईश्वर ने चाहा बहुत जल्दी 2-3 दिन जब भी डॉक्टर कह देंगे वो घर आ जाएंगे। उनका इन्फेक्शन फेफड़ों तक चूंकि गया था, काफी गंभीर हो गया था, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे लिखा कि गुरुजी मैं हारूंगा नहीं, और सचमुच वो हारे नहीं, जीत कर हमारे बीच आ रहे हैं। ये जीवट है उनकी जिसे हम निरंतर नमन करते रहे हैं। मैं तो गुरु रूप में हूँ, लेकिन मैं उनकी जीवट को हमेशा नमन करता हूँ। बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है उनमें, और जीवनी शक्ति से उन्होंने कोरोना को हराया है। हम चाहेंगे आज हमारे अध्यक्ष उनके प्रति शुभकामना का एक संदेश रखें, और अगर आप लोग उचित समझें तो हम लोग जाने से पहले एक बार गायत्री मंत्र का उनके लिए हम लोग उच्चारण कर लेंगे। रंजन जी कहिए। जी धन्यवाद गुरुजी। हमारे शिक्षा मंत्री जी जो सिर्फ राजनेता ना होकर एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, और महर्षि वेद व्यास की जो वाणी है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम् परोपकारः पुण्यायः पापायः परपीडनम्। तो जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को परोपकार के को ही पुण्य समझता रहा हो, अभी आपने एक उदाहरण दिया एक बच्ची का, किसी महिला का जिसके पति उनकी वजह से बच गए, वैसे तमाम ऐसे सैकड़ों कहानियां मैं भी सुनता रहता हूँ, क्योंकि पहाड़ों में मेरे भी कुछ संबंध है कि निशंक जी ने उसके साथ ऐसा भला किया वैसा भला किया। तो जो परोपकारः पुण्यायः, तो परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं। तो जिस व्यक्ति ने जीवन में परोपकार ही परोपकार किया हो तो ईश्वर उनके साथ जरूर परोपकार करेगा, और परोपकार नहीं उनका उपकार करेगा, और ईश्वर जब उनका उपकार करेगा तो वह पूरी तरह से स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में होंगे, शिक्षा का दायित्व देश को के लिए संभालेंगे। और जिस राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति का सूत्रपात उन्होंने किया है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे ले जाने का दायित्व अभी उन्हीं पर है, और इस रूप में वो स्वस्थ हो जाएं, जल्दी स्वस्थ होकर हम लोग के बीच आएं और अपना कार्य पहले की तरह करते रहें, यशस्वी हों, दीर्घायु हों, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। हम लोग सभी आप सभी वक्ताओं का धन्यवाद करते हुए, और गुरुजी ने जैसा कहा कि आखिरी जो कार्यक्रम से पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें तो एक शुभ संकेत रहेगा। और सभी लोग जो है यही आग्रह करेंगे। जाने से पहले आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि रविवार ये पुस्तक श्रृंखला जो स्याही ब्लू और हिमालय विरासत ट्रस्ट के सहयोग से चल रहा है वो वापस आप लोगों के लिए लौट आया, और अगली श्रृंखला में हम लेकर के लौटेंगे आपके साथ। नई कहानी संग्रह पर चर्चा होगी नए वक्ताओं के साथ, और तब तक के लिए हम आपसे विधिवत विदा ले रहे हैं अगली रविवार तक के लिए, और फिर मुलाकात होगी। उससे पहले हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें। धन्यवाद, नमस्कार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्।